सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 जिसके अंतर्गत संज्ञा दिया गया है और हम लोग उसी संज्ञा का जो शेष जो बचा हुआ है उसका जो भेद है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में इसके जो पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोगों ने पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था। तो आज की जो कक्षा है उस कक्षा में हम लोग जो बचे हुए जो दो भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा के भेद की शुरुआत की थी और इस क्रम में हम लोगों ने संज्ञा का जो 3 भेद में से पहला भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके विषय में जाना था। और आज जो है हम लोग जो दूसरा भेद जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। जातिवाचक संज्ञा शाब्दिक तौर पर यदि हम लोग देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि संज्ञा का वह रूप जो पूरी जाति भर का बोध कराता हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और पारिभाषिक तौर पर हम लोग कह सकते हैं जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, गाय, किसान इत्यादि। तो जातिवाचक संज्ञा को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। उदाहरण के लिए जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, गाय, किसान इत्यादि। अब हम परिभाषा के अनुसार उदाहरण को देखने का प्रयास करें, या उदाहरण के अनुसार यदि हम जो इसकी दी गई है परिभाषा दी गई है उसको हम देखने का यदि प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जैसे लड़का, लड़का कहने से पूरे जो विश्व में जो लड़का है, जितने भी की लड़का है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे है ना वह जैसा भी हो, है ना, तो उसका बोध होता है। किसी विशेष लड़का का नहीं, क्योंकि यदि लड़का में किसी विशेष का यदि आ जाता है तो वह उसमें कोई ना कोई नाम अवश्य आ जाएगा, तो फिर वह जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। लड़का कहने का मतलब है कि पूरे लड़का जाति का बोध कराने वाला शब्द। उसी प्रकार से नदी, यदि हम नदी कहते हैं तो केवल गंगा नदी की ही चर्चा नहीं होती है। इस धरती पर जितनी सारी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां का बोध इस शब्द के माध्यम से होता है, यानी कि नदी जाति का, पूरी नदी जाति का बोध। उसी प्रकार से पुस्तक, पुस्तक कहने का अर्थ हुआ कि जितने सारे पुस्तक हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी का पुस्तक हो, अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो या बांग्ला का हो, चाहे गणित का हो, जितने भी सारे पुस्तक हैं और वो पुस्तक कहीं का भी हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, सारा का सारा जो है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। उस प्रकार से गाय शब्द कहने से इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी सारी गाय हैं वो किसी भी नस्ल की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी समुदाय का हो, उसका जो है सो बोध कराने वाला शब्द है। उसी प्रकार से किसान शब्द का यदि हम चर्चा करें तो किसान कहने का मतलब होता है कि पूरे किसान जाति का बोध कराने वाला शब्द जो है वो है किसान शब्द। तो इस प्रकार से जो है सो ये जो उदाहरण जो है वह जातिवाचक संज्ञा को जो है सो की ओर जो है सो इशारा जो है सो करती है। तो इस प्रकार से हम ने देखा कि जातिवाचक संज्ञा और उसकी परिभाषा और ये परिभाषा और उसके उदाहरण हम लोगों ने देखा। तो अब जो है सो हम देखें कि जैसे कि हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर चर्चा किया, अब यहाँ कुछ जो बताया जा रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया था। हमने आपसे कहा था कि जो अभी का जो आधुनिक व्याकरण चल रहा है उस व्याकरण में हम लोगों को संज्ञा के तीन भेद ही बताए जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जबकि हमने इस बात की चर्चा की, इस बात का जिक्र हमने किया कि क्या जो पहले जो हम लोगों को बताया गया था या पहले जो व्याकरण में इस बात की चर्चा की गई थी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो क्या उसमें से जो 2 भेद हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या उसको हटा दिया गया? तो हमने पिछली कक्षा में भी इस बात की चर्चा की और हमने बताया कि ऐसा नहीं है, उसे जो है सो कहीं ना कहीं उसको शामिल कर दिया गया है। और अब हमने चर्चा आपको जो किया था, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ कि
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है सो इन दोनों भेदों को यानी कि समुदायवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा दोनों ये जो है वह एक ही है और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मिला लिया गया। इस प्रकार से हम अब जो है सो कुल मिलाकर के देखें तो पांचों का जो पांचों भेद है हम अब उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण में जो अभी दिया गया है ना, इस पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो है सो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। नंबर एक, समुदायवाचक या इसे हम लोग समूहवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर दो, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो भेद जो है सो इसके बताए जा रहे हैं। और हमने बहुत पहले इसकी भी चर्चा हमने किया था कि अंग्रेजी व्याकरण जो है और हिंदी व्याकरण जो है उन दोनों में जो है सो बहुत सारी समानताएं हैं, थोड़ी बहुत भिन्नताएं भी हैं। और वही कुछ भिन्नता जो है सो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जबकि हम आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी व्याकरण में होता है वही हिंदी व्याकरण में भी होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। तो अब हम जो है सो इसका जो पहला जो भेद है समुदायवाचक संज्ञा है ना, उसका अध्ययन करेंगे। समुदायवाचक या समूहवाचक बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम शाब्दिक अर्थ यदि देखें है ना, शाब्दिक अर्थ देखें तो हम पाते हैं समुदाय या समूहवाचक। तो जब भी समुदाय होगा तो उसमें जो है निश्चित रूप से दो से अधिक की संख्या अवश्य होगी। जहां समूह की बात होती है तो समूह में भी जो है दो से जब भी ज्यादा होता है तब भी समूह होता है, नहीं तो समूह नहीं कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक तौर पर जो भी आते हैं वो सारे के सारे जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और पारिभाषिक तौर पर हम कह सकते हैं जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, गोष्ठी, ढेर, गट्ठर, इत्यादि। तो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, सभा, कक्षा, गोष्ठी, ढेर, गट्ठर इत्यादि। अब इसमें हम देखें तो सेना, सेना कहने से तात्पर्य है सैनिकों का दल। जो सैनिकों का दल होता है उसे ही सेना कहा जाता है, और एक को सैनिक कहा जाता है। एक को सैनिक कहा जाता है और सैनिकों का जो समूह होता है उसे ही सेना कहा जाता है। तो निश्चित रूप से सेना के अंतर्गत जो है ये सेना के अंतर्गत जो है बटालियन होता है, और एक बटालियन में आप जानते हैं कि कई सैनिक होते हैं, 50, 100, 200, 500, 1000, है ना। उसी प्रकार से भीड़, हम जब भी जानते हैं कि भीड़ कहीं भी लगती है तो लोगों की संख्या होती है 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी होते हैं, है ना। जब तक वो एक समूह में होता है तो वही जो है भीड़ कहलाती है। उसी प्रकार से गुलदस्ता, तो गुलदस्ता जो है आप जानते होंगे कि फूलों का जो गुच्छा होता है, जब उसे एक इकट्ठा करके रखा जाता है तो उसे ही गुलदस्ता कहा जाता है। और एक गुलदस्ता में कई फूल हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, है ना, कई हो सकते हैं। उसी प्रकार से सभा जो है, जब भी सभा लगती है तो वहां लोगों की भीड़ होती है ना, जिन्हें जो है सो बुलाया जाता है ना। वहां पर जो है कुछ जो निश्चित बातें होती हैं वो जो की जाती है। उसी प्रकार से कक्षा जो है, तो आप कक्षा में भी देखते होंगे कि कक्षा में एक शिक्षक के अलावे कई छात्र होते हैं, है ना। 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं एक कक्षा में। तो कम से कम इतने जब बच्चे होते हैं तो ही उसे कक्षा जो है सिखाया जाता है। उसी प्रकार से गोष्ठी जब होती है ना, विचारों का जब आदान प्रदान को ही हम लोग गोष्ठी कहते हैं। तो जब गोष्ठी होती है तो गोष्ठी में भी लोगों की संख्या होती है। उसी प्रकार से ढेर, चाहे वो चावल का ढेर हो, चीनी का ढेर हो, दाल का ढेर हो, मक्का का ढेर हो, किसी भी चीज का ढेर हो, तो ढेर जब हम लोग कहते हैं तो उसमें चावलों की संख्या होती है। भले ही उसे हम लोग नहीं गिन पाते हैं, नहीं गिन सकते हैं, लेकिन ढेर होता है ना। उसी प्रकार से गट्ठर, तो गट्ठर में भी आप देखते हैं कि गट्ठर खासकर लकड़ी के लिए जो लकड़ियों का जो समूह होता है ना, इसमें 4, 5, 10, 15, 20 जो लकड़ी होते हैं उन्हें जब इकट्ठा करके रखा जाता है उसे ही गट्ठर कहा जाता है। ये सब जो है सारा का सारा जो है वो एक समूह को बतलाता है। इसीलिए ऐसे जो भी चीज है उन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, और ये सारा जो है वो समूहवाचक का उदाहरण है। अब उसी प्रकार से अगला जो है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा शाब्दिक तौर पर यदि हम लोग लें तो द्रव्य का अर्थ जो होता है
वह होता है पदार्थ यानी वस्तु। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, उसे ही द्रव्य कहा जाता है। यानी द्रव्य शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग वस्तु भी ले सकते हैं, है ना, पदार्थ भी ले सकते हैं, है ना। तो जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी प्रकार के पदार्थ या किसी प्रकार के वस्तु का बोध होता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अधिकांश जो है वह धातु से ही संबंधित होता है। हालांकि अन्य जो है अधातु वो भी जो है तो इस द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखें। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, दूध, पानी, घी, चावल, गेहूं इत्यादि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, दूध, पानी, घी, चावल, गेहूं इत्यादि। अब देखें तो सोना धातु है, चांदी वह भी धातु है, ठोस है, तांबा यह भी धातु है, ठोस है, मिट्टी धातु नहीं है लेकिन ठोस है, दूध तरल पदार्थ है, पानी तरल पदार्थ है, घी भी तरल पदार्थ है, ठोस का रूप भी इससे मिलता है जब इसे ठंडा किया जाता है, जमाया जाता है, चावल यह भी वस्तु है, पदार्थ है, गेहूं है ना, कोयला है, इसी प्रकार से। तो अन्य जो इसी प्रकार के से जो अन्य जो वस्तु हैं वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है सो आते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो पदार्थ है ना, पदार्थ का बोध कराने वाला जो भी शब्द है वो सारे के सारे शब्द जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों संज्ञा का अध्ययन किया। और अब जो है सो संज्ञा का जो तीसरा भेद जो है वह है भाववाचक संज्ञा। तो अब उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञा का तीसरा भेद जो है वह है भाववाचक संज्ञा। और शाब्दिक तौर पर यदि हम देखें तो भाव जो है वह भावना से आता है। मन में जो विचार उत्पन्न होता है वही एक भावना होती है ना, और उसी से जो है सो भाववाचक संज्ञा का जो है सो निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से भाववाचक जो शब्द है ना, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, उसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो
संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष भाव दशा व्यापार या मन का भाव, मन के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मानवता, मित्रता, दोस्ती, सुख इत्यादि। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्तियों के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो गुण या विशेषता या अवगुण इत्यादि का बोध कराए उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए बचपन, बुढ़ापा, मानवता, मित्रता, दोस्ती, सुख, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बचपन जानते हैं कि बच्चा का जो है अवस्था होता है, बुढ़ापा जो है वह भी एक अवस्था ही होता है, मानवता जो है वह मन के भाव जो है वह होता है, मित्रता वह भी भावना का ही बोध कराने वाला चीज है, दोस्ती जो है वह भी मन के भाव से ही दोस्ती होती है, सुख जो है वह मन की अनुभूति से होती है। तो ये सब जो चीज जो है ऐसे शब्द जो भाव का, किसी प्रकार के भाव का बोध कराती है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सब इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो संज्ञा के भेदों में बस इतना ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की कक्षा में संज्ञा के जो दो भेद जो शेष बच गए थे पिछली कक्षा के, उसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो बच गए थे हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने जितना विस्तार से आपको बताया है, ये चूंकि ये जो कक्षा जो है अभी वीडियो के माध्यम से है, तो निश्चित रूप से इसे आप बार बार जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कहीं यदि इसकी चर्चा करनी है या कुछ समझना है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जो है सो आप अपनी बात को रख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका उत्तर दूं, है ना। तो इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।